हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट क्लास जो आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाने वाली है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए तथा क्लास खत्म होने के बाद इसमें कॉमेंट में कॉमेंट करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की जो शानदार क्लास है वो आपके एम्स नॉरसेट एनक्लेक्स ओईटी साथ में जितनी भी इंडिया के मेडिकल एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें आपके लिए हो रही के साथ में ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से जो आपको मिलेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर के द्वारा यहाँ से पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो आज की शानदार क्लास को आप नोट्स में लिखिए और 2 से 3 बार रिवीजन में लाइए। आप जैसे जैसे जितनी बार रिवीजन में लाएंगे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी और आप आपकी परीक्षा में अच्छे से उस चीज को हल कर पाएंगे और उस प्रश्न को समझ पाएंगे और उसका आंसर निकाल पाएंगे। दोस्तों, तो ये साइकेट्री की कंटिन्यूस क्लास में हम देखेंगे आज टाइप ऑफ डिप्रेशन डिप्रेशन होता क्या है और इसके प्रकार क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। जो डिप्रेशन में एक टाइप है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसमें आप किस प्रकार से क्लासिफाइड करेंगे कि यह मरीज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से ग्रसित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम नॉर्मली बात करें डिप्रेशन की तो पेशेंट डिप्रेशन मतलब किसी बैक अवस्था में जाना, सुस्त हो जाना, शांत हो जाना और बहुत ही दबाव अपने आप पर महसूस करना, कि समाज से दूर होना और किसी भी एक्टिविटी में शामिल न होना और डिप्रेस्ड फील करना, इनसिक्योर फील करना, अलोन फील करना, सारी चीजें हैप्पी नहीं रहेगा, मरीज दुखी रहेगा, ये सारी कंडीशंस पेशेंट में देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हम बात करें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तो आप किस प्रकार से उसको इंक्लूड करेंगे। देखिए दोस्तों, हैज एटलीस्ट 5 ऑफ दिस सिम्टम एवरी डेज फॉर एटलीस्ट 2 वीक। जो पेशेंट है इसमें 5 सिम्टम दिखाई दे रहा है एटलीस्ट 2 वीक तक, जैसे कि डिप्रेस्ड मूड, मरीज डिप्रेस्ड मूड में है और बहुत ही टाइम से तनाव महसूस कर रहा है, टू मच टू लिटिल स्लीप, कम मात्रा में सो रहा है या ज्यादा ही सो रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है, थॉट ऑफ डेथ, सुसाइड जैसे ख्याल आ रहे हैं उसके पेशेंट के दिमाग में, डिक्रीज एबिलिटी टू थिंक कंसंट्रेट, और वो एक ही काम में मन नहीं लगा पा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें नॉट एबल टू फील प्लेजर, प्लेजर फील नहीं कर रहा है। ठीक है, अपने आप में खुशी महसूस नहीं कर रहा है। इंक्रीज और डिक्रीज मोटर एक्टिविटी पेशेंट में देखने को मिल रही है। वेट फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, पे 5% डिक्रीज हो गया है या इंक्रीज हो गया है, चेंजेस पेशेंट में देखने को मिल रहा है। इन सिम्टम्स में से अगर 5 सिम्टम अगर मरीज में कंटिन्यूस 2 वीक तक दिखाई देते हैं तो आप उसे इंक्लूड करेंगे कि यह मरीज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से सफर कर रहा है और उसे इस दौरान हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है या किसी साइकेट्रिक डॉक्टर या अच्छे डॉक्टर को दिखाने की यहाँ पर जरूरत आन पड़ी है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर अच्छी सी चीज समझ में आ गई तो फैक्ट्स की हम बात करते हैं। तो मेजर डिप्रेसिव इम्पेयर क्लाइंट नॉर्मल फंक्शनिंग, यहाँ पर हम बात करें जो नॉर्मल फंक्शन पेशेंट कर रहा होता है उसमें इम्पेयरमेंट ला देता है। जब पेशेंट डिप्रेशन की अवस्था में जाता है तो वो है बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं करती है। ठीक है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज नॉट सेम डिप्रेशन सीन इन बाइपोलर डिसऑर्डर। हमने बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ा था, उस दौरान जो डिप्रेशन होता है उसके जैसा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं होता है। मेजर डिप्रेसिव इज नॉट मूड स्विंग, इट इज कांस्टेंट। यहाँ पर पेशेंट में मूड स्विंग जैसे कि मैनिक फेज पेशेंट में नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर में मैनिक फेज देखने को मिल रही थी लेकिन यहाँ पर मैनिक फेज देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पर कांस्टेंट रहता है मरीज, मैनिक फेज देखने को नहीं मिलती है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाले पेशेंट में। ठीक है, यहाँ अपने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑरिक डिसऑर्डर की, पीएमडीडी। एग्जामिनर यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न पूछता ही है और आपको यहाँ पर इस चीज को नोट कर लेना है। जब हम यहाँ पर हम बात करें डिप्रेशन दैट अकर ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब ल्यूटियल फेज चल रही होती है उस दौरान यह डिप्रेशन की अवस्था देखने को मिलती है किसी भी लेडीज में या किसी भी लड़की में। यहाँ 12 साल से 45 साल तक की महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड आते हैं तो उस दौरान ऐसे पेशेंट्स में ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। इंपोर्टेंट है और आपको ये ध्यान रखना है। एक और हम बात करें इंपोर्टेंट सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर, सब्सटेंस जैसे कि डिप्रेशन एसोसिएटेड विड्रॉल टू यूज एल्कोहल एंड ड्रग्स। जो मरीज
लंबे समय से एल्कोहल यूज कर रहे हो, ड्रग्स यूज कर रहे हो, तो उसकी वजह से पेशेंट में विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलते हैं जब वो पेशेंट एल्कोहल या ड्रग्स छोड़ रहा होता है। तो उस दौरान भी डिप्रेशन एसोसिएटेड उसे देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर विड्रॉल सिम्टम आएंगे तो पेशेंट में एंजाइटी होगी, वोमिटिंग या कुछ भी शरीर में बदलाव देखने को मिलेंगे। तो सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर उसे हम उस अवस्था में बोलेंगे कि उसके एल्कोहल और ड्रग्स के जो विड्रॉल सिम्टम की वजह से डिप्रेशन पेशेंट में देखने को मिल रहा है, उसे हम बोलते हैं सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम बात करें परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे हम डिस्निया बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है अ मोर माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन कंपेयर टू मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर ऑल्दो इट इनटू एमडीडी लेटर इन द लाइफ। शुरुआत में तो वो कम अवस्था में रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो सीवियर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में अंततः चेंज हो जाएगा, जिसे हम परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। एग्जामिनर यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट हम बात करें सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, सैड, जिसे हम शॉर्ट में सैड बोलते हैं। ठीक है, सीवियर अफेक्टिव डिसऑर्डर, यह अवस्था कब देखने को मिलेगी पेशेंट में? डिप्रेशन दैट अकर सीजनली, सीजन के अकॉर्डिंग पेशेंट में डिप्रेशन देखने को मिल रहा है तो हम उसे सीजनली अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि ड्यूरिंग द विंटर मंथ जनरली बहुत से पेशेंट में देखने को मिलती है। उसे ठीक करने के लिए आप लाइट थेरेपी का उपयोग करते हैं। एग्जामिनर यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न पूछेगा, सीजनल जो अफेक्टिव डिसऑर्डर रहते हैं डिप्रेशन वाले, उसे आप किस प्रकार ठीक करेंगे? तो लाइट थेरेपी देके आप पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने पढ़ी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर क्या है, सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या है, और परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या है, और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या है। तो ये अलग अलग प्रकार के डिप्रेशन है जो पेशेंट में अलग अलग टाइम पर अलग अलग परिस्थिति में दिखाई देते हैं। आप इन्हें किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस प्रकार से आप उनको ट्रीट कर रहे हैं, यही मेन भूमिका रहती है एक मेडिकल स्टूडेंट की। ठीक है, अब हम बात करें ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट फेजेस फॉर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यहाँ पर इसकी 3 अवस्थाएं अलग अलग है। देखिए, एक्यूट, एक्यूट की हम बात करें तो 16 से 12 वीक तक का अगर अवस्था है, ये इतने ही मरीज को हुआ है टाइम, तो उस दौरान आपको हॉस्पिटलाइजेशन कराना है, मेडिकेशन कराना है। तो मेडिकेशन किसके द्वारा प्रिस्क्राइब रहेगा? साइकेट्रिक डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट कराने का मेन गोल क्या है? मरीज में जो डिप्रेसिव सिम्टम है उन्हें डिक्रीज करना और उसकी बॉडी फंक्शन को इंक्रीज करना। तो पेशेंट क्या है, नॉर्मल अवस्था में आ जाए और अपनी साधारण जिंदगी जी सके, खुशी भरे पल बिता सके और अच्छे से रह सके, इसलिए हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं। कंटिन्यूएशन पे जैसे कि 4 से 9 मंथ से पेशेंट मेजर डिप्रेसिव अवस्था में है, तो आप उसे मेडिकेशन कंटिन्यू रखना है, क्योंकि पेशेंट को हमें कोई भी मेजर अवस्था में, जैसे कि वो सुसाइड ना कर ले, उसे ज्यादा तनाव महसूस ना हो, बहुत ही डिप्रेशन में ना जाए, उसे ठीक करने के लिए आप कंटिन्यूअस उसे मेडिकेशन पे रखेंगे, साथ में उसे आप थेरेपी देते रहेंगे और बार बार उसे आप फॉलोअप के लिए बुलाएंगे। ठीक है, मेंटेनेंस की हम बात करें तो 1+ ईयर तक के लिए हम, इसका मेन गोल रहता है कंटिन्यू टू फेस गोल्स। उसको ठीक करने के लिए पेशेंट को अपन मेडिकेशन कंटिन्यू रखेंगे 1 साल से ज्यादा। प्रिवेंट रिलीज और फर्दर डिप्रेसिव एपिसोड, उसे फर्दर डिप्रेसिव एपिसोड ना आए और वो दोबारा महसूस ना करे उस अवस्था को, तो कंटिन्यूअस हम उसे 1 साल से ज्यादा मेंटेनेंस डोज में रखेंगे जब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात होती है। तो हम यहाँ पर बात करें, देखिए जो सिम्टम यहाँ पर दिखाई देते हैं किसके, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फॉर्मिक डिसऑर्डर में, तो इमोशनल पेशेंट क्या हो जाता है, इमोशनली रहता है। इमोशनल, तो पेशेंट इमोशनल रहेगा, बिल्कुल बहुत जल्दी रोने लगेगा, आप उससे बोलेंगे चिल्लाएंगे। ठीक है, उसे भूख ज्यादा लगेगी, एनर्जी कम रहेगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज रहेगी पेशेंट में। तो ये डिप्रेशन वाले पेशेंट में जनरली देखने को मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, देखिए पोस्टपार्टम, पोस्टपार्टम क्या होता है? डिप्रेशन दैट हैपन आफ्टर अ वुमन गोज थ्रू चाइल्डबर्थ, the woman may feel disconnected from the world. She may have fear of harming her newborn. जब पेशेंट डिलीवरी होने के बाद बच्चे ने जन्म ले लिया है तो महिला पोस्टपार्टम पीरियड में जाती है, तो उस दौरान महिला को एकदम से बच्चे से डिस्कनेक्शन होता है, तो उसे ऐसा महसूस होता है कि वो अपने बच्चे की देखभाल सही से नहीं कर पाएगी, क्या वह परफेक्ट माँ बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। तो आपको उसे आपके साइकोथेरेपी के थ्रू आपको मदर को समझा देना है कि आप बच्चे की अच्छे से ख्याल रखिए और बॉन्डिंग बनाए रखिए, ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। ठीक है,
तो उससे क्या है, आप उसको अच्छे से देखभाल कर पाएंगे और आप अच्छी माँ बन पाएंगी, आप आपकी बच्चे की केयर बहुत अच्छे से कर पाएंगी। तो इस दौरान ये पोस्टपार्टम डिसऑर्डर डिप्रेशन आपको इस अवस्था में देखने को मिलता है। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ ले तो आप आसानी से यहाँ से बता सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ऑल ओवर जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है उस दौरान पेशेंट में हम एसएसआरआई, सीरोटोनिन, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर दवाई चालू करते हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट टीसीए, ठीक है, सिलेक्टिव नॉर एफिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, माओ इनहिबिटर, ठीक है, मोनोएमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, हम पेशेंट में ये दवाइयां चालू करेंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल की बात करें तो लाइट थेरापी और सेंट जॉन्स बट, ये थेरापी है जो हमें उन्हें पेशेंट में देनी है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव इंपोर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से पूछता है। डिप्रेशन वाले मरीज में हम ईसीटी थेरापी उपयोग में लेते हैं। ईसीटी के ऊपर मैंने पर्सनल क्लास ले रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि कितना करंट हम उपयोग में लेते हैं, किस दौरान ईसीटी और कौन सी अवस्था में हम पेशेंट को लगाते हैं। देखिए इंपोर्टेंट है, फिर भी यहाँ पर एक थोड़ी सी जानकारी देख लीजिए आप। जो हम ईसीटी का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी, जो मेजर डिप्रेसिव वाले डिसऑर्डर होते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं पेशेंट, उस दौरान हम पेशेंट में उसको बेटर अवस्था में लाने के लिए, ठीक है, हम उसे स्टिमुलेशन प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट के ब्रेन में स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन प्रोवाइड कराते हैं, जिससे क्या है पेशेंट रिकवर हो जाए और वो नॉर्मल अवस्था में आ जाए। यहाँ पर हम पेशेंट को जब ईसीटी दे रहे हैं तो उस दौरान क्या है, पेशेंट एस्लीप मतलब उस अवस्था में चला जाता है अंडर एनेस्थीसिया, ठीक है, सुस्त अवस्था में रहता है। क्लाइंट विल नॉट रिमेम्बर, उसे कुछ याद नहीं रहता है, ठीक है, अनअवेयर रहता है प्रोसीजर से। उसके बाद मसल्स रिलैक्सेंट मे बी गिवन टू डिक्रीज सीजर एंजाइटी और रिस्क फॉर इंजरी। तो पेशेंट को आपको हमेशा मसल्स रिलैक्सेंट लगाना है ईसीटी से पहले, जिससे क्या हो पेशेंट में सीजर एक्टिविटी देखने को न मिले, साथ में पेशेंट को कोई इंजरी ना हो, ठीक है। क्लाइंट में हैव मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन और हेडेक पोस्ट प्रोसीजर। जब पेशेंट को हम ईसीटी थेरापी दे देते हैं उसके बाद में पेशेंट में जनरल है कंफ्यूजन, हेडेक और पोस्ट प्रोसीजर के दौरान उसे मेमोरी लॉस पेशेंट में देखने को मिलेगा। तो आपको ये सारी जानकारी बता देनी है। किसी भी पेशेंट में आप ईसीटी दे रहे हैं तो कंसल्ट लेना है उसके, ठीक है, उसको बता देना है। अगर उस अवस्था में तो उसके नजदीकी लोगों को आपको बता के रखना है कि हम ये प्रोसीजर करवा रहे हैं। डॉक्टर को इसकी सारी जानकारी पेशेंट को देनी है, पेशेंट के हितग्राही को देनी है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें नर्सिंग कंसिडरेशन की, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एग्जामिनर 100% प्रश्न पूछता है। ड्यूरिंग डिप्रेसिव फेज, जब हम पेशेंट की बात करें तो सेफ्टी इज प्रायोरिटी। साइकेट्रिक के हर एक टॉपिक में जो मरीज हैं उनकी नर्सिंग की जो मेन भूमिका है वो सेफ्टी ही मेन प्रायोरिटी पर रहती है। तो आपको सेफ्टी रखनी है मरीज की, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें दोज स्ट्रगलिंग विद डिप्रेशन हैव अ हायर सुसाइड रिस्क। यहाँ पर एग्जामिनर प्रश्न पूछता है जो डिप्रेशन वाले पेशेंट रहते हैं उन्हें सबसे ज्यादा रिस्क किसकी रहती है, सुसाइड की। तो सुसाइड पेशेंट करने के चांसेस रहेंगे, तो पेशेंट को शार्प इंस्ट्रूमेंट को दूर रखना है, ठीक है। उसके बाद कीप मेडिकेशन टू रीच, उससे दूर रखना है क्योंकि वो सारी मेडिकेशन एक साथ खा सकता है। जो भी पेशेंट को आप दवाई दे रहे हैं तो आपके हाथों से पेशेंट को खिलानी है। रिमूव ऑब्जेक्ट द, ठीक है, पेशेंट से जैसे कि बाहर है तो उनको वहां से दूर रखना है पेशेंट से, क्योंकि वो खुद को हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है। हेल्प द क्लाइंट आइडेंटिफाई कोपिंग मेथड्स, टीच अल्टरनेटिव इफ नीडेड। तो उसे कोपिंग मेथड कैसे, जैसे कि पेशेंट अपने डिसीजन ले और समझने की कोशिश करे तो आप उसे उसे बार बार टीच करेंगे, उसे समझाएंगे और वो प्रयास करे बदलाव लाने का। प्रोवाइड लोकल रिसोर्सेज, जैसे कि हम बात करें उसे चढ़ने के लिए चर्चेज, लोकल प्रोग्राम और कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो जब भी पेशेंट को अपनी नॉर्मल अवस्था में लाना है तो आपको हमेशा लोकल रिसोर्सेज रहते हैं, जैसे कि चर्चेज है और लोकल प्रोग्राम है, कम्युनिटी रिसोर्सेज है। तो उसमें आप चर्च में जाइए, लोकल प्रोग्राम में जाइए, कम्युनिटी में जाइए, मंदिर में जाइए, आप आपके मूड को फ्रेश रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं नर्सिंग ड्यूरिंग। तो आपको ये सारी चीजें उसे बता देनी है, ठीक है, जिससे उसे क्या शांति मिले। उसके बाद हम बात करते हैं एनकरेज, उसे फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए बोलेंगे, सेल्फ केयर करे, सपोर्टिव रिलेशनशिप बना के रखनी है, ठीक है, इंडिविजुअल थेरापी देनी है, सपोर्ट ग्रुप में पार्टिसिपेंट करे और पीर सपोर्ट बनाए रखे। दोस्तों, तो ये डिप्रेशन वाले जो मरीज होते हैं वो बहुत ही सुसाइडल फेज में जाने के लिए रहते हैं। मेजर डिप्रेसिव मूड उनका स्विंग हो जाता है, कम सो रहे हैं, ज्यादा सो रहे हैं, तो ऐसे 5 से ज्यादा सिम्टम अगर पेशेंट में देखना है तो हम उसे सीवियर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में कंक्लूड करेंगे।
और अगर ये अलग अलग सिम्टम के अकॉर्डिंग अगर आपको अलग डिप्रेसिव डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है, उनमें सिम्टम चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो आप वहां पे उसे हॉस्पिटलाइजेशन साइकेट्रिक कंसल्टेंट के लिए एडवाइस दीजिए और मरीज को ठीक कीजिए। आपको नर्सिंग कंसिडरेशन, जब आप अस्पताल में काम कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी पर ध्यान रखना है, पेशेंट की सिक्योरिटी रखनी है, आपको उसे हार्म वाली चीजों से दूर रखना है। कोई भी ऐसी चीज नहीं रखनी है कि पेशेंट को खुद को हार्म पहुंचा सके, और उसे अकेला नहीं छोड़ना है। आज की इस शानदार क्लास में उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। तो आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए कंटिन्यू, मेहनत करते रहिए, निश्चित है आपको सफलता एक दिन मिलनी है। और तैयारी को मजबूत बनाए रखिए, बार बार रिवीजन में लाइए आप नोट्सों को। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर।